स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप भली भांति जानते हो कि हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत होगा। विद्यार्थियों, यहाँ से आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी टॉपिक पर मैं आपको इस टॉपिक से संबंधित जो है जितने भी डाउट्स होंगे वो यहाँ पर आज की वीडियो में क्लियर कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत आया, ये कहाँ से आया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चूँकि जो हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन आया था ना, तो डी ब्रोगली ने कण के लिए, तरंग के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, देती प्रकृति की व्याख्या की और अपना एक फॉर्मूला दिया। कैसे दिया उसको देखते हैं। ये फॉर्मूला ये था कि जो प्लांक परिकल्पना है E = h µ, यानी कि जो फोटोन की ऊर्जा होती है ना, उसमें प्लांक ने एक परिकल्पना दी और परिकल्पना देने के आधार पर इसके साथ ही साथ एक फॉर्मूला भी हमें यहाँ पर दिया। इस फॉर्मूले को हम E = h µ कहते हैं। इसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर वो भी दिया, E = mc²। आप इसको भी भली भांति जानते होंगे। तो E = mc², ये क्या होता है, आइंस्टाइन इक्वेशन होता है। सन 1905 में आइंस्टीन ने इसको दिया था। तो यहाँ पर डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने इस समीकरण को, इस समीकरण को, दोनों को एक साथ मिलाकर सोल्व कर दिया और दोनों को सोल्व करने के बाद एक नया फॉर्मूला निकाला जिसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन। सही है ना। तो ये क्या हुआ, जब हम यहाँ पर E की वैल्यू क्या रखेंगे, h µ रखेंगे ना, तो E = mc² की जगह क्या हो जाएगा, h µ = mc² हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि आप जान चुके हो कि भैया C = क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है। जो लैम्डा होता है ये क्या होता है, ये हमारा तरंगदैर्घ्य होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य मीन्स जो हमारी वेव की लेंथ होती है ना, उसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा C = न्यू लैम्डा, तो न्यू = क्या हो जाएगा, C/λ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, h µ की जगह आप इस µ की वैल्यू क्या रखोगे, ये रखोगे। तो क्या हो जाएगा C/λ और mc²। तो एक C से एक C कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, h/λ = mc आ जाएगा। अब यहाँ पर समझ सकते हो स्टूडेंट, जो हमारा पार्टिकल लिया गया है वो एक क्या है, वो एक पार्टिकल है, वो जो प्रकाश है वो नहीं है। तो चूंकि C जो है हम प्रकाश की चाल के लिए यूज करते हैं, तो C नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे यहाँ पर, हम C को V लिखेंगे। V मीन्स वेलोसिटी, पार्टिकल ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब हो जाएगा हमारा न्यू फॉर्मूला, ये हो जाएगा h/λ = mt, और इस C की जगह हम क्या रख देंगे, हम C की जगह वेलोसिटी रख देंगे। पार्टिकल के लिए मतलब कण के लिए क्या रख देंगे, v रख देंगे। अब हमें चूंकि इसकी लेंथ निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसकी इधर करेंगे तो h/mv इसका फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट आप जानते होंगे, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने कि मास एंड जो वेलोसिटी होता है उसका जो गुणनफल होता है ना, उसका जो मल्टीप्लाई होता है वो हमारा मोमेंटम होता है, जिसको हम संवेग कहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा हमारा λ = h/p। ये है हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन। क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की देती प्रकृति होती है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है ये। इसके बाद में इसको मिटा देता हूँ। अब चूंकि हमें डी ब्रोगली समीकरण ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की भी देती प्रकृति होती है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ एक हाइड्रोजन का परमाणु है, ठीक है, इसके अंदर एक नाभिक है क्या, और ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। विद्यार्थियों, हम हाइड्रोजन परमाणु यहाँ इसलिए लेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का
बड़े आसानी से हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी जो एटॉमिक नंबर्स होता है वो भी एक होता है। तो हम ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पर ऐसा, तो एक तो ये हमारा जो है इस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा ऐसे गति कर रहा है, क्या ये परमाणु है हमारा यहाँ, ठीक है, एक कर रहा है ये ऐसे। आप समझ सकते हो बड़े आसानी से। तो इस पोजीशन में ये क्या है, ये है वेव, मतलब तरंग के रूप में गति कर रहा है, ठीक है, क्लियर है ये बात। इसके बाद अब बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की। ये जो हमारा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, ये कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हमारा कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो उसकी ऊर्जा, अन्य चीज़ें भी ज्ञात करना जरूरी होता है। तो हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट वर्नर हाइजेनबर्ग ने का जो पूरा नाम है वो क्या है, वर्नर हाइजेनबर्ग है। तो सन 1927 ईस्वी में ये भी इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसकी ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे और इसका संवेग वगैरह वगैरह ज्ञात कर रहे थे। तो इन्होंने पाया कि अगर हम एक घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की स्थिति को क्रैक करते हैं, स्थिति को ज्ञात करते हैं, तो उसका जो मोमेंटम है, इसका जो संवेग है, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम उसके वेलोसिटी को ठीक ठीक क्रैक करते हैं तो कुछ ना कुछ स्थिति में प्रॉब्लम आ जाती है। कहने का मीन्स ये है विद्यार्थियों कि हम एक ही टाइम में दोनों चीज़ों को एक साथ करेक्ट नहीं कर सकते, कोई ना कोई चीज़ें जो है अनकरेक्ट रह जाती है, इसको हम बोलते हैं अनिश्चितता। यानी कि कोई ना कोई अनिश्चितता, कोई ना कोई कमियां यहाँ पर रह जाती है। तो यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार जरा लिख कर देखते हैं इसको, देखिए जरा। तो ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए, किसी गतिशील कण की स्थिति एवं संवेग का निर्धारण एक ही समय में करना संभव नहीं है। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई अगर हम कण की स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण करते हैं तो इसके संवेग में कोई ना कोई अनिश्चितता पाई जाती है, और यदि इसके संवेग का ठीक ठीक निर्धारण करते हैं तो इसके वेग में अनिश्चितता पाई जाती है। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पर करेक्ट नहीं हो पाती है। तो साइंटिस्टों ने इस सारी की सारी कमियों को इकट्ठा करके, ठीक है, इसका एक नियम बना दिया, इसकी एक थ्योरी बना दी। इसका नाम है क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आप इसको बहुत ही आसान शॉर्ट तरीके से जो है यहाँ समझ सकते हो। मैंने इसको एक ही लाइन में इसकी पूरे को जो है डिफाइन कर दिया। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी समझ सकते हो। तो विद्यार्थियों, हम अगर इसका वर्णन ज़्यादा मार्क का हमें देता है तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यदि हम किसी गतिशील कण के लिए उसकी स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण करते हैं तो उसके संवेग में अनिश्चितता होती है, और यदि हम उसके संवेग का मोमेंटम का एक साथ या एक ही समय में ठीक ठीक निर्धारण करते हैं तो उसकी स्थिति में जो है अनिश्चितता पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि एक साथ दोनों चीज़ों का निर्धारण करना इम्पॉसिबल है, यानी कि एक साथ इनका निर्धारण यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके लिए विद्यार्थियों यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हमें प्राप्त होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा t जो होता है ना, वो होता है h/4π, ठीक है। h क्या है यहाँ, प्लांक कांटेक्ट है, ठीक है ना, प्लांक स्थिरांक जिसको हम कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्या, इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये क्या है हमारा, ये प्लांक स्थिरांक है, ठीक है। पाई की वैल्यू आप जानते ही हो 22/7 होता है, या फिर आपको 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा x है ना, ये क्या है, ये अनिश्चितता है, स्थिति की अनिश्चितता। इसको हम किसमें नापेंगे, इसको हम मीटर में नापेंगे। और ये जो हमारा p है ना, ये क्या है, डेल्टा p परिवर्तन है क्या, संवेग में, यानी कि संवेग में जितना भी परिवर्तन होगा वो हमारा यहाँ से ये होगा। अगर हम इसको डेल्टा p को फिर से एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डेल्टा p होता है वो गुणनफल होता है किसके, कण के द्रव्यमान के और कण के वेग के, यानी कि वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका, डेल्टा p = m इंटू डेल्टा v। तो आप इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, अब इसका नया फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा x इंटू
हम डेल्टा पी की जगह पर क्या रख सकते हैं, मास और मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है, पार्टिकल और वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा m इंटू डेल्टा वी। और ये क्या होता है, इसका मतलब समझिए यहाँ पर, देखिए जरा बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी की वैल्यू जो है h/4 के बराबर भी हो सकती है, इसका मान इससे कम भी हो सकता है, इसका मान इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसी के आधार पर हमारी बुक्स में बहुत सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, साझा करें। और अगर आप कोई भी अपने यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।